हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे ही होंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के। तो उसमें मुझे लगता है मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था डिफेक्ट्स इन ए क्रिस्टल पे। और आई थिंक सो आपको डिफेक्ट्स इन ए क्रिस्टल बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, अभी हम लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले, दैट इज़ बैंड थियरी ऑफ पर्टिकुलर मेटल, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर। और आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलो, और हम लोग का सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बेटा अभी देखते हैं बैंड थ्योरी होती क्या है, बैंड थ्योरी ऑफ वॉट पर्टिकुलर सॉलिड्स क्या होता है, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे हम लोग दिखा सकते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग देखेंगे बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बैंड थियरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जब भी हम लोग ये क्लासेस में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं तो हम लोग को ना मतलब जो बुक में लिखा होता है वही हम लोग लिख के देते हैं कि बैंड है बैंड है बैंड है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत 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 स्टडियस होते हैं, और वो क्या पूछते हैं, सर बैंड बनता कैसे, क्यों बैंड बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो एटम में, या आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन एटम, इनके बीच में कभी बैंड बनेगा ही नहीं, बराबर ना। इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बनता है लेकिन बैंड नहीं बनेगा। तो बहुत से क्यूरियस स्टूडेंट होते हैं, मेरे को भी बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सर बैंड थ्योरी होती क्या है, क्यों हम लोग इसको बैंड बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बैंड क्या होता है वो पता करना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले बैंड क्या होता है, क्यों होता है, हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो चलो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने अपने स्टडीज़ में पढ़ा था तो वो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का। ओके, तो हाइड्रोजन आप देख सकते हो, हाइड्रोजन ये डायटोमिक है। हाइड्रोजन कैसा है, डायटोमिक है। तो चलो देखते हैं। अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ प्लीज़ डोंट कॉपी दैट, आप उसको मत लिखना क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले बताने वाला हूँ कि बैंड होता क्या है, ये मेन बताने वाला हूँ, और उसके बाद मैं रफ करके जो लिखूँगा, क्योंकि मुझे बैंड थियरी आपको समझानी है मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, उसके बारे में लिखना है। तो अभी मैं जो भी लिखूंगा वो सिर्फ आप समझ के लेना। ठीक है, चलो। और ये सब नॉर्मली किस में, नीट में आ जाता है, सीईटी में आ जाता है। ये जो अभी बनाऊंगा या जो आपको सिखाऊंगा वो नीट सीईटी के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। बैंड थियरी ऑफ सॉलिड, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंड होता क्या है, तो बैंड की कुछ डेफिनेशन नहीं होती है, याद रखना, बैंड की कुछ डेफिनेशन नहीं होती है। तो मैंने क्या बोला, बैंड अगर समझना है तो आपको सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि हाइड्रोजन डायटोमिक क्यों है, देख लेते हैं। और हाइड्रोजन में बैंड आते हैं क्या, चलो चालू करते हैं। सपोज हम लोग ने H2 ले लिया, आपको मालूम है H2 ये डायटोमिक है। H2 कैसा है, डायटोमिक है, मतलब सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, आपको पता है। तो चलो हम लोग देखते हैं H2 डायटोमिक क्यों है और इसके ऊपर से हम लोग बैंड थ्योरी कैसे पढ़ सकते हैं। ओके, चलो बेटा आपको मालूम है, समझो ये एक हाइड्रोजन आइटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, आपको मालूम है ये इसका न्यूक्लियस है, और इधर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी एक ही s ऑर्बिटल होती है। तो ये क्या होगा, 1s1 होगा, कैसा होगा, 1s1 होगा। तो दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, सिंस इट इज अ डायटोमिक आई हैव टू टेक 2 एटम्स, सो मैं दूसरा एटम इधर बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एटम इधर बना रहा हूँ, इट इज अ न्यूक्लियस एंड हियर इट इज अ इलेक्ट्रॉन। ये भी आप क्या बोल सकते हो, ये 1s1 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अभी ये समझ के चलो कि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से बहुत बहुत दूर है, मतलब इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं गिरेगा, इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं गिरेगा। तो मुझे बताइए, हर हर एटम अपना इंडिविजुअल कुछ ताकत दिखाएगा। तो मुझे बताइए अभी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसकी ताकत रहेगी, इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की ताकत रहेगी, बराबर है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंडर इन्फ्लुएंस रहेगा, बराबर। अंडर इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव में रहेगा। और इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके इन्फ्लुएंस में रहेगा, इस वाले न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये दोनों एटम एक दूसरे से कैसे, बहुत दूर है। ठीक है, इतना पता चला। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे ये प्रभाव डालेगा और इस इलेक्ट्रॉन पे ये प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम लोग ने बहुत नज़दीक ला दिया तो चलो देखते क्या होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बहुत नज़दीक लाएंगे, क्योंकि अगर डायटोमिक बोल रहे तो दोनों एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आने चाहिए, क्योंकि बॉन्ड उधर ही बनने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। समझो दोनों एटम एक दूसरे के नज़दीक आ गए, बहुत बहुत नज़दीक।
हम लोग चिपका ही देते हैं। चलो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, ये 1s1, क्योंकि 1s1 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी 1s1 है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। अभी आप देख सकते हो इधर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला, और ये इलेक्ट्रॉन ये वाला, ठीक है। अभी मुझे बताइए, जब तक ये अकेला था, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो प्रभाव डाल रहा था वो कौन था? सिर्फ न्यूक्लियस डाल रहा था प्रभाव। जो इन्फ्लुएंस डाल रहा था ये न्यूक्लियस था, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस डाल रहा था। लेकिन जब आप इस दोनों को एक साथ लाओगे, बहुत नज़दीक लाओगे, तो अभी देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कितने फोर्सेस से काम करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का भी प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी इसका तो पड़ा ही है, बराबर ना, इसका तो इसमें ही हम लोगों ने देखा कि इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा ही। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस किसका आया? इस न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस आएगा और इस इलेक्ट्रॉन को भी इन्फ्लुएंस आएगा, बराबर ना। प्रभाव बोलते हैं हम लोग, ताकत। मतलब अभी ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके प्रभाव में नहीं है, इसके अंडर नहीं है, अभी ये इलेक्ट्रॉन इसके, इसके और इसके अंडर है, ठीक है। वो रिपल्शन या अट्रैक्शन हम लोग को नहीं पता है, तो आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो रिपल्शन होने वाला है। हम लोग इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन की बात ही नहीं करने वाले, वो अलग है, वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे नीट चैप्टर में तो पढ़ेंगे। तो आप ये मत सोचो कि इसमें अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये चीज़ें मत सोचो, अपने को बैंड पढ़ना है। चलो, तो अभी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3 चीज़ें प्रभाव डालेगी, एक ये वाला न्यूक्लियस, एक ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला इलेक्ट्रॉन। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चीज़ें प्रभाव डाल सकती है? 3 चीज़ें। कौन कौन? ये खुद का न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो अभी मुझे बताइए, जब तक ये इंडिविजुअल थे तब तक ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके इन्फ्लुएंस के अंडर था, लेकिन जब वो एक दूसरे के नज़दीक आए तब इलेक्ट्रॉन का जो भी इन्फ्लुएंस पावर है वो बढ़ गया, बराबर। इस इन्फ्लुएंस, इसका, इसके पास इन्फ्लुएंस किसका रहेगा? इसका, इसका और इसका रहेगा। तो अभी क्या होगा, पहले क्या होगा, इसके अंडर आपको मालूम है 1s है, तो ऐसा होता है ना, इधर 2s भी रह सकता है। 1s के पास 2s आता है, 2s के पास आपको मालूम है 2p आता है, उसके बाद आपको मालूम है 3s 3p सब आता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इसमें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? बेटा याद रखना, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर सिर्फ 1s ऑर्बिटल बताया गया है तो बेटा बाकी के ऑर्बिटल भी रहते। हाँ, एक अलग बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें रहेंगे, बराबर है। तो अभी अगर 2 एटम्स एक साथ जुड़ रहे हैं तो बेटा इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, तो अभी ये क्या करेंगे, इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं बताएंगे, मतलब एक दूसरे की ताकत नहीं जानेंगे, ये अभी क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कैसा हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे, ऐसा, ये कंबाइन हो जाएंगे अभी। मतलब आपको अभी ये दोनों जब नज़दीक आएंगे तो आपको कुछ ऐसा पिक्चर दिखेगा। तो इस पिक्चर को मैं एकदम क्लैरिटी से बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इस पिक्चर को देखो आप कैसा बना सकते हो। आप इसको ऐसा बना सकते हो, बराबर है। तो एक ऑर्बिटल थी और एक पर्टिकुलर एटम की ऑर्बिटल थी, इसलिए इसको बोलते थे एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये भी क्या थी? एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगी ना बेटा। लेकिन अभी मुझे बताइए, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया, मतलब इन दोनों ने कंबाइन की, अभी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहेगी। तो जब 2 एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? एक प्रकार का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है बेटा वो क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। याद रखना। अभी आप बोलोगे सर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कभी, बेटा ये सब आता है क्वांटम मैकेनिक्स में, एक पर्टिकुलर फिजिक्स का पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, हमेशा याद रखना। लेकिन जब आप वो हायर स्टडीज़ में जाओगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको 12th के सिलेबस में या नीट जेईई में नॉर्मली ये क्वेश्चंस नहीं आते ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आप देख सकते हो ऑपरेटर्स रहते हैं, आइगन फंक्शंस रहते हैं, यूलर थ्योरम भी रहता है उसमें। तो बेटा आप उसको पढ़ोगे आपके हायर स्टडीज़ में,
अगर मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से समझाया तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, इसलिए मैं इसको आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको इसमें पूरी क्वांटम केमिस्ट्री दिखाएंगे। आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे psi 1s psi 2s, आपको पता ही नहीं चलेगा ये होता क्या है, क्योंकि आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, और आपको 12th लेवल में वो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें मत जाइए। ओके, तो चलो अभी मुझे बताइए, पहले इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल थी, अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई। ठीक है, अभी ये क्यों बनी, क्योंकि यहाँ का 1s और यहाँ का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ, इसलिए ना। ये 1s ऑर्बिटल और ये 1s ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ, इसलिए तो बनी ना। लेकिन बेटा मैंने क्या बोला है आपको, 1s ऑर्बिट रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, लेकिन हम लोग ये नज़रअंदाज नहीं करके चलेंगे कि 2s भी होता है। तो इसका 2s और इसका 2s भी बेटा क्या करेगा, ओवरलैप करेगा कि नहीं। यस, हाँ, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, वो ओवरलैप करेगा, लेकिन इतनी ताकत से नहीं करेगा जितनी ताकत से ये कर सकता था। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन थे, इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या 2s में, नहीं। तो बेटा आप देख सकते हो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो यही बनेगी एकदम मस्त, लेकिन जो एकदम धुंधली सी बनेगी वो ऐसी बनेगी। ये आपकी दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। कितनी ऑर्बिटल बनेगी, दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, इतना याद रखो। तो आपको पता चल गया होगा, दो एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो बेटा वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये जो डॉटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई है वो कहाँ से आई है, वो 2s ऑर्बिटल ओवरलैप होने से आई है। आप ये मत सोचिए कि सर 1s में इलेक्ट्रॉन है तो 1s ही ओवरलैप होगा, होगा ना, मैंने कहा नहीं बोला होगा, इसलिए तो मैंने आपको सॉलिड लाइन से बताया। देखो ये सॉलिड लाइन लिख रही है ना, बहुत अच्छे से बताया है। लेकिन ये 2s 2p और क्या बोलते हैं आगे जो भी आने वाला है वो भी ओवरलैप होने वाले ना। तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि 1s के बाद 2s ओवरलैप हो रहा है, तो 2s ओवरलैप होकर ये जो डॉटेड लाइन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, बराबर है। तो अभी ध्यान देना, अभी क्या होता है, अभी 1s1 को नॉर्मली सिंगल लाइन से दिखाते हैं, बराबर। 1s1 को ऐसे लाइन से दिखाते हैं। अभी मैं एनर्जी की बात करूंगा, ये समझो 1s1 है, ये सिंगल लाइन, इधर इसकी एनर्जी है। तो अभी ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगी ना, उसमें से एक ऑर्बिटल जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, उसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी की रहेगी और दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी की रहेगी। समझे आपको। तो हाई एनर्जी वाली कौन सी रहेगी, तो नॉर्मली जो सॉलिड लाइन ये जो बना है ये हाई एनर्जी वाली रहेगी, और लो एनर्जी वाली कौन सी रहेगी, वो जो डॉटेड लाइन से बना है वो। तो अभी मुझे बताइए, ये नॉर्मल एनर्जी लेवल था, तो अभी ये नॉर्मल एनर्जी लेवल के कितने लेवल बनेंगे, दो। एक कम एनर्जी जिसकी एनर्जी कम होगी, और एक हायर एनर्जी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आपने देखा होगा आपके पास पहले नॉर्मल एनर्जी थी, अब इस नॉर्मल एनर्जी के दो पार्ट्स हो गए, एक हायर एनर्जी और एक लोअर एनर्जी। ठीक है, तो बेटा याद रखना, पहले नॉर्मल एनर्जी थे, उसके बाद ये थोड़ा इससे लो लेवल में जाएगा और ये थोड़ा इससे हाई लेवल में जाएगा। ठीक है बेटा, और हमेशा याद रखो जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे वो हमेशा लो एनर्जी लेवल में ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जंप करने की होती है। जंप करना, अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे हाई एनर्जी में, जंप कहाँ करेंगे वो, जंप करना मतलब कहाँ जाना ना, ऊपर जाना ना। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो जंप कर सकते हैं क्या, नहीं, वो जंप कर सकते लेकिन नीचे करेंगे, क्या फ़ायदा नीचे करेंगे तो। अगर इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा तो ही वो आगे जंप करेगा इधर। तो हमेशा याद रखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करना है तो आपको लो एनर्जी लेवल में ही, मतलब इधर आपको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। तो अभी आप बोल रहे हो सर, अभी आप बोलोगे, पूछोगे इसमें बैंड कहाँ तैयार हुआ। बेटा मुझे ये बताना ही नहीं था इसमें बैंड तैयार होगा, मैं तो बोलूँगा ही नहीं बैंड। अभी मैं आपको ये जो समझाया ना मैंने, वो मुझे सिर्फ बेसिक था, अभी मैं आगे समझाने वाला बैंड कैसा तैयार होगा। अभी मुझे बताइए, आपको H2 डायटोमिक क्यों होता है पता चल गया होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देता है। ठीक है, अभी मैं आपको बैंड समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। बैंड समझाने के लिए मुझे ये लिखना या ये पढ़ाना आपको ज़रूरी था, तो आपको पता चल गया होगा दो एटम्स दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, इतना याद रखो। चलो अभी मैं बताता हूँ आपको बैंड। चलो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो हम लोग एक सॉलिड ले लेते हैं, दैट इज सोडियम।
सोडियम का क्रिस्टल ले लेते हैं हम लोग, सोडियम का क्रिस्टल लेते हैं, सोडियम क्रिस्टल, सोडियम क्रिस्टल। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इतना तो मालूम है। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊँ तो नॉर्मली वो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये रहेगा कि नहीं, बराबर, 2 2 4 6, हाँ बराबर है। ओके, तो एक सोडियम एटम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो देखो मैं एनर्जी के हिसाब से जा रहा हूँ, तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1s की रहेगी, तो 1s समझो इधर आ गया, ये 1s है। उसके बाद हायर एनर्जी 2s की रहेगी, थोड़ा सा हाई लेवल पे बताता हूँ। उसके बाद 2p की रहेगी, उसके बाद 3s की रहेगी। बेटा अभी आप देख सकते हो 3s के बाद इधर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला है, जो अदृश्य होता है वो भी लिखना चालू करो। तो 3s के बाद नॉर्मली किसका नंबर आता है रे, 3p का नंबर आता है ना, 1 2 2 3 3 4, ये याद रखना। ओके ओके, 3p के बाद 4s का नंबर आता है, उसके बाद 3d का नंबर आता है। तो 2p हो गया, 2p के बाद 3s हो गया, 3s के बाद बेटा 3p भी रहेगा। हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ तक भरेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, 4s भी रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, 3d भी रहेगा, बराबर ना, 3d भी रहेगा। चलो अभी इलेक्ट्रॉन बनाओ। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 2। ओके, मैं इसमें कौन सा भी प्रिंसिपल नहीं बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये एंटी पैरेलल होता है, आपने पैरेलल बना दिया। बेटा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हम लोग प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ बैंड क्यों बन रहा है वो पढ़ने वाले। ओके, प्रिंसिपल तो हम लोग आगे केमिकल बॉन्ड में पढ़ लेंगे। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2, 2p6 मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जोड़ी से बना देते हैं ना बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो अभी आप देख सकते हो 3p 4s 3d में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो ऑर्बिटल्स तो है ना भाई, वो तो रहेंगे ना उधर, ठीक है। ये हो गया आपके एक सोडियम एटम का, एक सोडियम एटम। अभी मुझे बताइए, अगर मैंने दूसरा सोडियम एटम लिया तो वो भी ऐसे ही ऑर्बिटल्स बताएगा, उसकी भी एनर्जी वही रहेगी क्योंकि सोडियम एटम है, वो हम लोग ने चेंज नहीं किया। तो हम लोग सेकंड सोडियम एटम लेते हैं, उसका भी यही पिक्चर रहेगा, सब यही पिक्चर रहेगा ना बेटा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया 4s, ये हो गया 3d, वही सब पिक्चर रहेगा। लेकिन आप देख सकते हो, हमेशा याद रखो सोडियम में सबसे जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहाँ रहेगा, लास्ट में 3s1, क्योंकि इन सब का पेट तो भर चुका है ना। s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो इधर s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका पेट नहीं भरा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, बराबर। मतलब इसको हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या होगा, जब एक सोडियम एटम का 3s वाला इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ s की बात करूंगा, बाकी की मुझे बात करनी नहीं क्योंकि ऑलरेडी फुलफिल है वो। और समझो इधर 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सोडियम एटम, ये एक दूसरे से दूर है इसलिए एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। लेकिन जब वो एक दूसरे को नज़दीक लाओगे तो बेटा ये 3s और ये 3s क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा, बराबर है। अभी मुझे बताइए, ये 3s और ये 3s मिला के कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 ऑर्बिटल, क्योंकि 2 एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, 2 एटम बन रहे हैं ना, पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आएगा Na 2 Na मिला के वो ऐसा रहेगा, 3s में 2 बैंड बन जाएंगे। मुझे बताइए 3s अगर ओवरलैप हो रहा है तो 3p भी ओवरलैप होगा ना। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, बराबर एक दूसरे पे जाना, तो 3p के भी 2 ऑर्बिटल बनेंगे, बराबर है। 4s भी ओवरलैप होगा तो 4s के भी 2 ऑर्बिटल बनेंगे। 3d भी ओवरलैप होगा तो 3d के भी 2 ऑर्बिटल बनेंगे, बराबर है ना बेटा, 3d के भी 2 ऑर्बिटल बनेंगे। अभी बताइए मुझे, 2 एटम जब मैंने एक दूसरे के पास लाया तो ये बन रहा है 2 ऑर्बिटल। अगर मैं सॉलिड क्रिस्टल लिया, मैंने सॉलिड क्रिस्टल ऑफ Na लिया, तो मुझे बताइए अगर मैंने Na का पूरा क्रिस्टल ले लिया, उसमें तो लाखों एटम रहेंगे, बराबर ना, लाखों एटम रहेंगे। अगर लाखों एटम रहेंगे तो लाखों 3s ऑर्बिटल रहेगी। अगर लाखों 3s ऑर्बिटल रहेगी तो सीधी सी बात है लाखों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो मालूम है वो पिक्चर कैसा दिखेगा, वो पिक्चर ऐसा दिखेगा बेटा, एक तो ऐसा दिखेगा, ऐसे बैंड्स आएंगे एक दूसरे के ऊपर, ये देखो ऐसा। और हमें क्या लगेगा,
ये सब 3s ऑर्बिटल है। लाखों एटम्स की बोल रहा हूँ मैं, लाखों एटम एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो आप देख सकते हो 3s का, ये 3s का एक बैंड तैयार हो गया, बराबर ना। आप देख सकते हो बैंड क्यों तैयार हो गया, क्योंकि इसके बीच में जो ओवरलैपिंग है। तो अगर लाखों एटम एक साथ आ गए तो बेटा दो एटम दो ऑर्बिटल बना रहे, तो बेटा लाखों एटम लाखों ऑर्बिटल बनाएंगे, मतलब इधर और इधर लिमिट में बीच में बहुत सारे ऑर्बिट ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल एक दूसरे में इतना मर्ज हो जाते हैं कि हम लोग को ऐसे दिखाई देता है कि वो एक तरीके का बैंड है। इसलिए इसको नाम क्या दिया जाता है, 3s बैंड। कौन सा बैंड नाम दिया जाता है, 3s बैंड। तो हमेशा याद रखो सोडियम में 3s बैंड आता है। और s ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेगा तो p ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकता है। तो सीधी सी बात है p ऑर्बिटल भी बेटा ऐसे ओवरलैप करेगा एकदम। और जब हम लोग इसको लाखों एटम जब ये ओवरलैप करेंगे तो एक तरीके का बेटा हम लोग को ऐसा दिखेगा, और हम लोग को ये दिखेगा कि ये एक प्रकार का बैंड तैयार हो गया। तो बेटा इसको कौन सा बैंड बोलेंगे, 3p बैंड बोलेंगे। ओके, तो हम लोग सॉलिड के बारे में दो ही बैंड लेके चलते, वन 3s बॉन्ड होता है और दूसरा 3p बैंड होता है। समझा इतना क्या होता है। तो ये बैंड कहाँ से आया, हमेशा याद रखो, ये जो बीच में मैंने बनाया है वो क्या कुछ ये नहीं है, क्या बोलते हैं वो, ड्राइंग नहीं की मैंने। इसका मतलब इसमें लाखों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए हैं, बराबर। तो ये एक लिमिट और ये एक लिमिट, इसके बीच में लाखों ओवरलैपिंग है। तो वो हम लोग को क्या दिखेगा, एक तरीके का बैंड दिखेगा। इसलिए बेटा इसको बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड बोलते हैं। समझ में आ गया। तो आपके सिलेबस में 3s बैंड है और 3p बैंड है। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा 3s बैंड क्या होता है और 3p बैंड क्या होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं, और इसके हिसाब से ही हम लोग मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर को भी पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आपको 3s बैंड और 3p बैंड क्या होता है वो पता चल गया होगा। क्यों इसको बैंड बोलते हैं, बैंड मतलब क्या, एक इधर ऐसा नहीं, उसके बीच में लाखों रहते हैं। इसलिए बेटा वो जब आप विजुअलाइज करने जाओगे तो आपको सिर्फ वो एक बैंड दिखेगा। समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है बेटा। तो चलो आपको बैंड थ्योरी पता चल गई क्या होती है। चलो अभी हम लोग बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर्स। लेट अस स्टार्ट। चलो अभी आप देखोगे कभी भी याद रखना, ये समझो 3s ऑर्बिटल का बैंड है, 3s ऑर्बिटल है, ओके, 3s ऑर्बिटल है, और इधर 3p ऑर्बिटल है, ओके। ये भी एक प्रकार का बैंड बनाएंगे और ये भी एक प्रकार का बैंड बनाएंगे, बराबर है। तो ये जो बैंड बनाता है ना, मैं 3s और 3p क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में तुम लोग को ये दिया है। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही बैंड लेके चलेंगे, एक बैंड नीचे रहता है, एक बैंड ऊपर रहता है। तो बेटा याद रखना, जो नीचे बैंड रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और जो ऊपर रहता है उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। याद रखना, ओके, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अभी इसके ऊपर ही तुम लोग का मेटल, नॉन मेटल और बेटा सेमीकंडक्टर घूमने वाला है, ठीक है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड हमेशा याद रखें। चलो चालू करते हैं। तो इसको मैं शॉर्टकट में वीबी और सीबी भी बोलने वाला हूँ, ध्यान देना, वीबी एंड सीबी। चलो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, classification of solids on the basis of band theory, on the basis of band theory, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सॉलिड का हम लोगों ने 10th में पढ़ा है कि मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन बेटा उसमें हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अभी मुझे लगता है आपको पूरा मामला पता चल गया होगा, क्यों इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बैंड क्यों, या क्यों इसमें बैंड बोलते हैं। तो चलो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अपना क्या बोलते हैं उसको, सेमीकंडक्टर्स। चलो अभी देखते हैं मेटल में होता क्या है। अभी आप देख सकते हो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं मेटल में होता क्या है। मेटल में क्या होता है बेटा, दोनों बैंड रहते हैं, दोनों बैंड रहते हैं, ओके। नीचे वाला कौन सा बैंड रहता है, वैलेंस बैंड। ऊपर वाला कौन सा बैंड रहेगा, कंडक्शन बैंड। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ व्हाट, मेटल, मतलब बैंड थियरी ऑफ मेटल। हमेशा याद रखो, ये याद रखना कभी भी। अभी आप देख सकते हो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जरा सा भी गैप नहीं दिख रहा है तुम लोग को। कहाँ गैप है, जुड़े ना एक दूसरे से, बराबर है। लेकिन बेटा थोड़ा सा गैप तो होता है, हमेशा याद रखो,
कभी भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन वो गैप ना निग्लेजिबल होता है। निग्लेजिबल मतलब हम लोग उस गैप को निगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इधर गैप नहीं बनाया है, ध्यान देना। तो अभी मुझे बताइए, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो एनर्जी लेवल में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इधर रहेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर रहेगा। तो अभी मुझे बताइए, अगर मैंने इसको हीट किया, मेटल को हीट किया, या मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, मतलब मैं अगर हीट करूंगा तो थर्मल एनर्जी दे रहा हूँ, और मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है आराम से, क्योंकि गैप ही नहीं है उसके पास, आराम से कूद सकता है वो। तो मुझे बताइए, जब वो कंडक्शन बैंड में आएगा तो वो पूरे क्रिस्टल में घूमेगा, पूरे क्रिस्टल में घूमेगा। और इसलिए अगर वो पूरे क्रिस्टल में घूम रहा है तो बेटा मुझे बताइए, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल एनर्जी बहेगी कि नहीं, बहेगी। इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? तो चलो इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। मेटल्स इन मेटल्स देयर इज निग्लेजिबल, याद रखना, ये लिखना ज़रूरी है, नो गैप मत लिखना, निग्लेजिबल लिखना। निग्लेजिबल एनर्जी गैप, कौन सा गैप बोलते हैं इसको, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपने बुक में ऑब्वियसली उसको फुल फॉर्म में लिखिए, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। हेंस बाय अप्लाइंग थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, by applying thermal or electrical energy, electron absorbs the energy and get excited या jump लिखो तो भी चलेगा, to the conduction band, from which, वहाँ से, from which it flows throughout the metal crystal. So hence metals are good conductors of heat and electricity. तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा मेटल्स में क्या होता है। इन मेटल देयर इज निग्लेजिबल एनर्जी गैप, मतलब एनर्जी गैप इन दोनों में कैसा रहता है, नेग्लेजिबल, तो इसको जीरो गैप मान के चलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के बाद ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाने के बाद वो पूरे क्रिस्टल में घूमेगा, तो इससे एनर्जी आएगी, मतलब एनर्जी उसमें बहेगी। ठीक है, तो बेटा इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग नॉन मेटल पे चलते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। मेटल्स की बात तो हो गई, अभी हम लोग नॉन मेटल की बात करेंगे। नॉन मेटल्स, ओके, नॉन मेटल्स, या इसको ही हम लोग नॉर्मली इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, इंसुलेटर्स। चलो देखते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा क्या मैं लिखना चाहता हूँ। ये आपका वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड, बराबर है। तो आपको इतना पता चल गया होगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेगा, मतलब इधर रहेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप कितनी भी थर्मल एनर्जी सप्लाई करो, कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, ये इलेक्ट्रॉन इतनी पावर तो नहीं खींचेगा कि भाई वो इधर चला जाए। अगर इलेक्ट्रॉन इधर ही नहीं आ रहा है तो पूरे क्रिस्टल में घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। तो सीधी सी बात है बेटा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो यही तो लिखना है। तो ये जो है ना बेटा, ये जो गैप बोलते हैं इसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, याद रखना। कभी कभी सिलेबस में है ये और पूछा भी जाता है।
फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन मतलब क्या, मना होना, मना होना मतलब उधर जाना मना है। तो यहाँ से सीधी सी बात है, यहाँ से इधर जंप ही नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इन नॉन मेटल there is a huge energy gap, नॉर्मली इसको क्या बोलेंगे, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। हेंस इलेक्ट्रॉन in valence band cannot get sufficient amount of energy to jump in conduction band, hence non-metals are bad conductors of heat and electricity, ठीक है। तो देखो नॉन मेटल्स का आपको पता चल गया क्यों हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। चलो ये लिख लो, उसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर पे जाएंगे, फिर सेमीकंडक्टर के टाइप भी है दो, ठीक है। चलो लिख लो इसको। चलो बेटा आगे बढ़ दे। सेमीकंडक्टर्स, अभी देखते हैं सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली होते क्या है। सेमीकंडक्टर्स ऑब्वियसली अपनी जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो पूरी सेमीकंडक्टर पे ही चलती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स आर वेरी यूजफुल, ओके, याद रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो सब। तो सेमीकंडक्टर्स नॉर्मली क्या होता है, देखो तो मैं गैप बना रहा हूँ, ये समझ लो। तो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके बीच में भी गैप रहता है, लेकिन बेटा ये गैप मॉडरेट रहता है। कैसा रहता है, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, मतलब कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। मतलब मॉडरेट रहेगा, बीच में रहेगा ये, ओके, नॉर्मल रहेगा, 50-50% रहेगा। तो अभी देखते हैं सेमी कंडक्टर्स होते क्या है। तो अभी आप देख सकते हो सपोज इलेक्ट्रॉन इधर है, ओके, वैलेंस बैंड में रहेगा। तो ऑब्वियसली एट रूम टेम्परेचर इसको एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता ही है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर या एट नॉर्मल टेम्परेचर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो ये डायरेक्ट ये क्रॉस करके इधर आ जाए कंडक्शन बैंड में। लेकिन जैसे जैसे आप उसको हीट करोगे या जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की पावर भी बढ़ेगी एब्जॉर्ब करने की, और इसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो ये एनर्जी गैप क्या कर सकता है, पार कर सकता है, और एनर्जी गैप पार करके वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। मतलब एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स, याद रखना। एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर जो होते हैं, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मली हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 298 केल्विन लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स आर बैड कंडक्टर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए। लेकिन जैसे जैसे आप उसको हीट करोगे या उसकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाओगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें ताकत आएगी, और इतनी ताकत आती है कि वो इस गैप को क्या करेगा, क्रॉस कर सकता है। नॉन मेटल में देखो गैप बहुत बड़ा था, कितनी भी एनर्जी उसको अप्लाई करो वो गैप कवर करेगा ही नहीं। लेकिन इसमें जो गैप रहता है वो मॉडरेट है, और इसीलिए इसको अगर हम लोग हीट करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत जंप करेगा कंडक्शन बैंड में। मतलब एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर,
एंड एट हाई टेम्परेचर दे बिहेव एज अ कंडक्टर्स। समझ में आ गया? इसलिए सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ इंसुलेटर्स एज वेल एज कंडक्टर्स। ठीक है, तो चलो देखते क्या होता है। इन सेमीकंडक्टर्स देयर इज moderate energy gap between conduction band, CB VB लिखता हूँ, मतलब मुझे कवर अप होने को मिलेगा, CB एंड VB, सॉरी VB एंड CB होगा, VB एंड CB। हेंस एट रूम टेम्परेचर, RT लिखते हैं हम लोग शॉर्टकट में, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट okay jump to CB, but as temperature increases electron gets sufficient amount of energy to cross the energy gap and hence jump to conduction band. Hence semiconductor behave as non-metal एट रूम टेम्परेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है, बट मेटल और गुड कंडक्टर, या कंडक्टर ही बोल दो उसको, कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। ओके, तो समझ में आ गया सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। नॉर्मली वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, मॉडरेट गैप होता है। तो आपको पता चल गया सेमीकंडक्टर या मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में और सेमीकंडक्टर के बारे में। मेटल के बारे में ये था कि मेटल में गैप होता ही नहीं है, और होता भी हो तो निग्लेजिबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जा सकता है, बराबर है, कंडक्शन बैंड में। नॉन मेटल में क्या होता है, गैप बहुत बड़ा होता है, तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी जितनी भी चाहो दो, लेकिन वो क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, क्योंकि गैप बहुत बड़ा होता है। और इसमें गैप कैसा होता है, मॉडरेट। तो एट रूम टेम्परेचर इट कैन नॉट एक्साइटेड टू conduction band, but when you increase the temperature it gets sufficient amount of energy, and obviously then it goes to the conduction band and they move through the crystal, and therefore at high temperature they are good conductors of heat and electricity. तो मुझे लगता है आपको बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड जो भी है उसके जो भी टाइप्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। ठीक है, अगर अभी ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर के टाइप भी है, एन टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और हम लोग को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स टाइम परमिट्स, तो टाइम ख़त्म हो गया है, तो हम लोग नॉर्मली आज इधर ख़त्म करते हैं, और उसके बाद मैं नया वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, उसमें हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और सेमीकंडक्टर के टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको कौन सी भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो में कमेंट करना, और अच्छा लगा वीडियो तो भी कमेंट करना। ओके, तो आज हम लोग इधर ही रुकते हैं। धन्यवाद।